और बड़ी खबर, सैफ अली खान पर हमले की वारदात में मुंबई पुलिस को कुछ ठोस सबूत हाथ लगे हैं। पुलिस ने खून से सने आरोपी की शर्ट बरामद करने का दावा किया। शर्ट को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको देते हैं, मुंबई पुलिस ने आरोपी की टोपी भी बरामद कर ली है। टोपी पर कुछ बाल मिले हैं जिनका डीएनए टेस्ट करवाया जा सकता है। पुलिस कह रही है कि टोपी सैफ के बेटे जेह के कमरे से मिली है और मुंबई पुलिस ने आरोपी शरीफुल के बैग को बरामद करने का दावा कर लिया है और उसी बैग से वो शर्ट जिस पर खून लगा हुआ है। लेकिन अभी तक वो चाकू जिससे हमला किया गया वो अभी बरामद नहीं हुआ। हालांकि वो 2 से 3 इंच तो सैफ के रीढ़ की हड्डी में ही बताया गया फंसा है। उसके बाद ही सर्जरी की नौबत भी आई थी, लेकिन वो 3 हिस्से में बताया जा रहा हुई, लेकिन उसको भी अब ढूंढने की कोशिश होगी। और विद्या हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विद्या, बैग बरामद करने का दावा किया जा रहा है, क्या क्या मिला है पुलिस को सबूत के तौर पर? जी देखिए, जो पुलिस है वो आरोपी को लेकर पिछले कई दो दिनों से आप कह लीजिए अलग अलग लोकेशन पे जा रही थी। साथ ही एक टीम उसके कहे अनुसार रिकवरीज भी कर रही थी। तो इस वक्त आप देख लीजिए रिक्रिएशन जो है 2 दिन जाके किया गया है। इसके साथ ही उसने बताया है कि आखिर उसने कहां पर फेंका है वो चाकू का हिस्सा, जहां जो कि मुंबई पुलिस ने जैसे अदालत को भी बताया था कि उनको वो तीसरा हिस्सा, क्योंकि जो चाकू जब उसने वार किया था सैफ अली खान को चाकू से, तो वो 3 हिस्सों में टूट गया था। एक जो हिस्सा उनके शरीर में रह गया था सैफ अली खान के, दूसरा जो वहीं गिर गया था, तीसरा जो आरोपी के हाथ में रह गया था और उसे लेके भागा था। तो तीसरा हिस्सा उसने फेंका कहाँ है ये अभी फिलहाल कोशिश कर रही है मुंबई पुलिस उसे ढूंढने की। लेकिन अभी तक जो बरामदगी हुई है उसमें यही है कि जैसे क्राइम सीन से जैसे एक कैप मिला है, उसमें आरोपी का ही बताया जा रहा है। लेकिन वो कंफर्म करने के लिए कि आरोपी, एस्टैब्लिश करने के लिए कि आरोपी ही वहां पहुंचा था, वो कैप उसी का है। इसको एस्टैब्लिश करने के लिए उसमें जो कुछ बाल लगे हैं उसको डीएनए एनालिसिस के लिए भेजा गया है। इसके अलावा जो आप कह लीजिए जो तमाम फिंगरप्रिंट से लेकर हर चीज को इकट्ठा कर रही है मुंबई पुलिस, ताकि एक आप कह लीजिए वाटर टाइट केस बनाया जा सके आरोपी को सजा दिलवाने के लिए। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि मुंबई पुलिस ने जो रिक्विजिट जो सेक्शंस है उसको भी इन्वोक नहीं किया था, ऐसा अदालत ने पिछली बार नोट किया था। तो मुंबई पुलिस बार बार यही कर रही है कि पिछले अगले कुछ दिनों में वो जो जरूरी है, जैसे कि 109 सेक्शन जो है BNS का, उसे इन्वोक करके अटेम्प्ट टू मर्डर वाला जो चार्ज है वो भी लगाने की कोशिश करी। तो तमाम बातें हैं। रोक रही हूं इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सैफ अली खान के घर पर एक बार फिर से पुलिस पहुंची है। लगातार वहां पहुंचकर पहले क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया गया, एक बार नहीं 2 बार। हालांकि एक बार फिर से मुंबई पुलिस पहुंची है, वहां सबूत इकट्ठा करने की कोशिशें लगातार चल रही हैं तह तक जानने के लिए कि आखिरकार ये दाखिल कैसे हुआ, कहां छिपा रहा, कैसे बाहर निकला, कैसे लोगों को चकमा दिया, चाहे वो गार्ड हो, CCTV हो, तमाम चीजों पर अब पुलिस जांच कर रही है। और ऋत्विक भालेकर हमारे संवाददाता इस पर हमारे साथ जुड़ गए। ऋत्विक, एक बार क्या फिर पुलिस पहुंची है, अब क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है? जी बिल्कुल, देखिए रिक्रिएशन किया जा रहा है और क्योंकि अब सैफ अली खान को भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा चुका है, जो स्टेटमेंट सैफ अली खान की ली गई है और साथ ही आरोपी द्वारा रिक्रिएशन में जो तथ्य सामने आ रहे हैं उन दोनों को कोरॉबरेट किया जाएगा और क्या आरोपी के जरिए सही जानकारी दी जा रही है या नहीं, इस पर भी तफ्तीश की जाएगी। जिसके चलते जब तक आरोपी पुलिस कस्टडी में है तब तक पुलिस तह तक पहुंचे और आखिरकार जैसे कोर्ट ने कहा था कि क्योंकि बांग्लादेशी मूल का आरोपी बताया जा रहा है, क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश तो इस पूरे मामले में नहीं, इसके तह तक पहुंचने की कोशिश जो है वो पुलिस फिलहाल करते नजर आ रही है। ठीक है, विद्या भी हमारे साथ मौजूद है। विद्या, जरा कुछ चीजें और क्लियर करिए। क्या इस शख्स को पता था वो सैफ अली खान के घर पर ही जा रहा है चोरी करने? क्या इसका और कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड अभी तक सामने आ पाया है? और क्या ये साफ हो पाया सिर्फ यही था या इसके साथ के भी कोई लोग थे जिसने इसको मदद की? जी देखिए, ये मुंबई पुलिस काफी समय से बता रही थी कि ये एक लोन वुल्फ है, यानी कि वो अकेले ही निकला था।
साथ ही मुंबई पुलिस बार बार जब हमने पूछा है तो उन्होंने यही बताया कि दरअसल ये आरोपी जो है वो बांग्लादेश से आया, तकरीबन कुछ रेस्टोरेंट्स में काम किया जहां पर कि उसको 13,000 रुपए मिले, उसमें से 12,000 रुपए अपनी बीमार मां को उसने बांग्लादेश भेज दिया, तो 1,000 रुपए में वो किसी तरीके से महीने के अपना जीवन यापन कर रहा था। लेकिन वो पैसे बहुत कम थे और साथ ही उसे जैसे इंडियन आई कार्ड्स ले लीजिए या फिर, और बीच में जैसे एक अधिकारी ने तो ये भी बताया कि दरअसल वो उकता गया था, परेशान हो गया था, वापस जाना चाहता था बांग्लादेश, इसके लिए भी पैसे नहीं थे उसके पास और इसी वजह से उसने सोचा कि एक चोरी कर लेता हूं। जब वो सैफ अली खान के घर पे घुसा तो दरअसल वो यही सोच के घुसा था कि एक अमीर आदमी का घर है, सिक्योरिटी नहीं है, घुस के देख लेते हैं, अगर कुछ हाथ लग गया तो उसे बेच बाच के पैसे इकट्ठे कर लेंगे। लेकिन जब वो सैफ अली खान को देखा और सैफ अली खान ने उसको पकड़ने की कोशिश की, तब जाके उसको लगा कि मैं बच नहीं पाऊंगा, तो अपने को आपको बचाने के लिए, फरार होने के लिए उसने यह हमला किया। तो ये तमाम बातें मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। जी विद्या, आप सभी हमारे साथ बने रहे, आपके पास लौटते हैं। तो सैफ अली खान पर हमले के केस में मुंबई पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। आरोपी के साथ 2 दिन में 2 बार क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है। दूसरी बार आरोपी शहजाद को फिर सैफ की घर के पास के बिल्डिंग में ले जाया गया। बांद्रा पुलिस के अधिकारी भारती विला नामक इमारत में लेकर गए और ये इमारत सैफ अली खान के घर से कुछ ही दूरी पर है। करीब 4 से 5 मिनट वहां रुकने के बाद पुलिस आरोपी को लेकर वापस बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे। सैफ पर हमले के आरोपी को मुंबई पुलिस घुमा फिरा रही है। इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग पुलिस वारदात का पूरा सीक्वेंस तय कर रही है। आरोपी कैसे घर में घुसा, सैफ के घर के अंदर क्या क्या हुआ, कैसे आरोपी फरार होने में कामयाब हुआ, कैसे पुलिस की नजरों से बचने की कोशिश करता रहा, सब कुछ। मंगलवार को मुंबई पुलिस आरोपी को एक बार फिर भारती विला इमारत ले गई। ये वही इमारत है जिसके करीब सैफ अली खान रहते हैं। आरोपी को वहां सिर्फ 5 मिनट रखा गया। सवाल है कि मुंबई पुलिस को और किन तथ्यों की तलाश है। अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले वाले मामले में मुंबई पुलिस की तफ्तीश काफी ज्यादा गहरा रही है। अगर एक तरफ देखें तो जहां पर रिक्रिएशन के तौर पर आरोपी को बांद्रा पुलिस स्टेशन से लेकर सैफ अली खान के घर तक एक बार ले जाया गया, दूसरी बार पड़ोस के घर तक ले जाया गया और जानने की कोशिश की गई कि आखिर ये हमला हुआ कैसे। लेकिन अभी भी वो चाकू जिससे हमला हुआ था सैफ अली खान पर, वो चाकू का एक तीसरा हिस्सा गायब है। जैसे जैसे इस हाई प्रोफाइल केस की जांच आगे बढ़ रही है, पुलिस को नई जानकारियां मिल रही हैं। इस वारदात का जैसे ही खुलासा हुआ, सबकी जहन में यही सवाल उठा कि जिस बिल्डिंग में सैफ अली खान जैसा बड़ा सितारा रहता हो, वहां का सुरक्षा इंतजाम इतना ढीला कैसे हो सकती है। अब पता चला है कि वारदात के वक्त कॉरिडोर के सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। मेन गेट पर एक सिक्योरिटी गार्ड केबिन में गहरी नींद में सो रहा था। दूसरा गार्ड भी गेट के करीब ही सो रहा था। गार्ड को सोते देख आरोपी मेन गेट से ही अंदर आया। अंदर आते हुए उसने अपने जूते उतार ली और मोबाइल फोन ऑफ कर लिया। मुंबई पुलिस ये पहले भी बता चुकी है कि किस तरीके से जो सिक्योरिटी था वो बहुत जिस तरीके से होना चाहिए उस तरह का नहीं था। जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो सोए हुए थे, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। सीसीटीवी का यहाँ तक कि पासवर्ड और उसका यूजर नेम सभी किसी को पता नहीं था और यही वजह कि पुलिस को एक एक्सपर्ट को ले जाना पड़ा उसको एक्सेस करने के लिए। वो भी अच्छे क्वालिटी का कोई सीसीटीवी नहीं था। बहुत मेहनत के बाद जब वो रिट्रीव किया गया तब जाके उनको दिखा वो सीसीटीवी फुटेज में जहां पर कि वो निकल रहा था। अभी तक की जांच से ये साफ है कि सैफ की बिल्डिंग का सुरक्षा इंतजाम एकदम ढीला ढाला था। कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, लेकिन इन तमाम लापरवाहियों के बावजूद मुंबई पुलिस की जिम्मेदारी कम नहीं होती, सुरक्षा का सवाल खत्म नहीं हो जाता। विद्या के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। सैफ अली खान कल 5 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। 16 जनवरी को उन पर हमला हुआ जिसमें बुरी तरह से घायल हुए थे। इस बीच शिवसेना नेता संजय निरुपम ने सैफ अली खान की सेहत को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि 5 दिन में आखिरकार इतने फिट कैसे हो गए कि चलकर ही वो घर पहुंच गए।
जब कल वो छूट कर आ गए, अस्पताल से आते हैं, तब हमारे मन में सवाल उठता है कि जब वो घायल हुए थे तब वो कहा गया था कि लहूलुहान अवस्था में थे, स्ट्रेचर पर गए थे। डॉक्टरों ने कहा था कि उनके पीठ में 2.5 इंच वो चाकू घुस गई थी। उसके बाद 6 घंटे का ऑपरेशन हुआ था। पर 4 दिन के अंदर एक व्यक्ति इतने बड़े ऑपरेशन के बाद चल के आ सकता है, और भी उछलते कूदते हुए। हो सकता है वो बॉडी बिल्डर हैं, इसलिए शायद वो रिकवर कर गए होंगे, लेकिन हमारे मन में एक सवाल है, इसलिए हमने सवाल उठाया है। अब ये एक छोटा मोटा विषय नहीं है। सैफ अली खान कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं है, सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं है। वो कविवर रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार से जुड़ी शर्मिला टैगोर के सुपुत्र हैं। इस देश के ख्यातनाम पत्रकार, क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी के सुपुत्र हैं। फिल्म इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा परिवार है, शोमैन राज कपूर, उस परिवार के दामाद हैं, और उनके ऊपर इतना बड़ा हमला होता है तो निश्चित तौर पर सब परेशान है, पूरे मुंबई के लोग डरे हैं। फिर हमारे मन में सवाल उठता है कि साहब, जब जो अभियुक्त है उसका सीसीटीवी फुटेज आप रिलीज कर रहे हैं, तो जो सैफ अली खान तथा कथित तौर पर लहूलुहान अवस्था में उतरे थे, वो सीसीटीवी फुटेज कहां है? सचमुच 16 तारीख की रात को हुआ क्या है? सचमुच वो कितना बड़ा हादसा था? करीना खान कह रही हैं कि स्टॉप दिस नॉनसेंस, हमारे परिवार को छोड़ दो। बिल्कुल, हमको उनके परिवार के अंदरूनी मामले में दखल देने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन जो उनके परिवार पर संकट आया उसकी वजह से पूरे मुंबई में एक तरह के शॉकवेव्स हैं। फिल्म जगत के लोगों ने बड़े बड़े बयान दिए। हम लोग अपनी बिल्डिंग में रहते, हम अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान हो गए। तो क्या सचमुच कोई चोर था, कोई डकैत था, कोई हमलावर था? वो कितना बड़ा हादसा था। सैफ अली खान जब अस्पताल गए तो उनके साथ कौन सा बेटा था, बड़ा वाला बेटा कि छोटा वाला बेटा? कहते हैं कि तैमूर उनके साथ थे। तो क्या कोई एक नाबालिग बच्चा अपने बाप को इस हाल में लेके जा सकता और मां घर पे रहेगी? 8 नौकर या मेड सर्वेंट्स जो होते हैं, काम करने वाले घर पे, घरेलू कामगार, वो उनके घर पे थे। बावजूद उसके इतना बड़ा हादसा होता है। जो आदमी 4 दिन में इतना टनाटन अस्पताल से निकल के आ गया, वो एक व्यक्ति के हमले में इतनी बुरी तरह से घायल हो जाएगा? ये सब सवाल हैं। सैफ अली खान के 5 दिनों में फिट होने पर संजय राउत ने भी सवाल उठाए। ये मेडिकल चमत्कार है, तो मैं उनकी जो स्वास्थ्य है उनके लिए मैं शुभकामनाएं दूंगा। चाकू कितना भी अंदर घुसा हुआ आदमी जिंदा है और अपने पैरों पर चलकर घर जा रहा है। ये हमारी लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों की एक चमत्कार किया वो लोगों ने, ऐसा लगता है मुझे। संजय निरुपम ने सैफ अली खान के केस की मुंबई पुलिस जिस तरह जांच कर रही है उस पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कानून व्यवस्था पर भी उंगलियां उठाई। आपको बता दें कि कानून व्यवस्था का जिम्मा गृह विभाग के पास है, जिसके मंत्री खुद देवेंद्र फडणवीस हैं। सवाल है कि क्या कानून व्यवस्था के बहाने शिंदे गुट देवेंद्र फडणवीस को निशाना बना रही है, क्योंकि निरुपम एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के ही नेता है। ऋत्विक भालेकर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋत्विक, ये जो निरुपम ने सवाल उठाए कि सैफ का इतना जल्दी सेफ और हेल्दी हो जाना और पुलिस पर सवाल उठाना, क्या ये शिंदे गुट की तरफ से फडणवीस पर हमला है? ऋत्विक, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार संजय निरुपम जो कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के पार्टी के नेता है, उनसे ये सवाल उठाए जा रहे हैं, इसलिए एक तरह से आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा है, लेकिन पार्टी के और सरकार के अंदरूनी नेता अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर सवाल उठाए तो फिर से आशंकाएं पैदा होती है कि क्या देवेंद्र फडणवीस को घेरने की कोशिश में है शिंदे गुट, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस लॉ एंड ऑर्डर, होम मिनिस्ट्री उनके पास है, लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मा उनके पास है। हालांकि वो अब यहाँ इंडिया में नहीं है, वो डावोस में है, और उनके अनुपस्थिति में इस तरह से कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना, क्या ये सरकार में या तो महायुति के सहयोगी दलों में शुरू एक प्रकार की आपसी रंजिश तो नहीं? इस तरह के सवाल जो है वो राजनीतिक खेमे से उठ रहे हैं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं सैफ अली खान पर हमले के बाद महाराष्ट्र में बांग्लादेशी घुसपैठ पर अब सियासत तेज है। फडणवीस सरकार में मंत्री आशीष शेलार ने बांग्लादेशी आरोपी के बहाने ममता बनर्जी को घेरा है। मला वाटतं तो त्यांचा वायफळ प्रयत्न आहे। बोलघेवडेपणा ही ओळख संजय राऊत यांची आणि वायफळ बाष्पीभवन ही ओळख आदित्य ठाकरे यांची, आणि म्हणून त्यांना खुलं आव्हान आहे की तुम्ही आज जो विषय समोर घेऊन बोलताय, म्हणजे अगदी सैफ अली खानच्या मारेकऱ्याबद्दल सुद्धा, तर बांगलादेशी हा घुसखोर बंगालमधून कसा आला, तिकडच्या सीमेवर ममता दीदीचं सरकार बीएसएफ ला काम करू का देत नाही, बीएसएफचा विरोध का करते, आणि त्या ममता दीदीच्या एका अर्थाने मांडीला मांडी लावून आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे का बसलेत, कुठल्या मतांसाठी, कुठल्या रंगासाठी, कुठल्या व्यक्तींसाठी, आणि त्यामुळे असुरक्षित मुंबईला सुद्धा करण्याचा डाव पश्चिम बंगाल मार्गे हा त्या ठिकाणी ठाकरे सेनेच्या मदतीने होतोय का, हा सवाल आमचा त्यांना आहे। दिलचस्प बात यह है कि सैफ पर हमले के पीछे बांग्लादेशी कनेक्शन पर संजय राउत ने सवाल उठाए हैं और उन्हीं की पार्टी के सांसद मिलिंद देवड़ा का कहना है कि घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजा जाए। यदि कोई इलीगली क्रॉस करेगा, हमारी बॉर्डर क्रॉस करेगा, तो ये स्वाभाविक है कि वो सबसे पहले मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में आना चाहेगा, जहां जो एक देश का एक आर्थिक केंद्र है, एक नर्व सेंटर है इकोनॉमी का। और इसलिए मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को एक लेटर लिखा है, उनसे निवेदन किया है इस लेटर के माध्यम से कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार के साथ महाराष्ट्र सरकार को भी मुंबई और मेट्रोपॉलिटन रीजन, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का मतलब मुंबई नहीं है, नवी मुंबई भी हो सकता है, जहां भी कोई इलीगल बांग्लादेशी इस रीजन में है, उसका एक जल्द से जल्द एक ऑडिट किया जाना चाहिए। ये हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा, मुंबई की लोकल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और उसके साथ साथ जल्द से जल्द ऐसे लोगों को डिपोर्ट किया जाना चाहिए